हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में पीएसआईआर के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 28 की वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी दो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, वी होप कि आपने उसके आंसर्स लिख लिए होंगे। अब हम उस आंसर के अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। ना इससे के पहले के जो भी वीडियोस हैं उनको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं उनके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको ओनली के पीएसआईआर के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, आप उन्हें वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज का जो मेन टॉपिक है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। नाउ जैसा आपको याद होगा, कल हमने स्टैच्यूटरी इंस्टीट्यूशन का पार्ट स्टार्ट किया था और कल दो मेन इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमने बात की थी। आज का जो टॉपिक है हमारा, इट रिवॉल्व्स अराउंड एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी। नाउ इन तीनों ही जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बेस पर आपको दो डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। आई होप आपने उसके आंसर्स लिख लिए हैं। नाउ जो पहला क्वेश्चन है जिसे हमें डिस्कस करना है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज इंडियाज स्टैट्यूटरी ह्यूमन राइट्स बॉडी intended to act as an independent watchdog to monitor the actions of the state and its agencies. Do you think it has lived up to its expectations of protection of human rights in India? Critically examine, जो कि 15 वर्ड्स का अंदर है, यानी कि 250 वर्ड्स के अंदर आपको इसका आंसर लिखना है। ऑलराइट, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्वेश्चन ये कहता है कि जो एनएचआरसी नाम की जो बॉडी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो भारत की एक स्टैच्यूटरी बॉडी तो है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। और एक ऐसी स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करती है, ये भी हम जानते हैं। साथ ही साथ वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि एक वॉचडॉग की तरह काम करती है। वॉचडॉग का मतलब जो कि मॉनिटर करता है, जो कि देख रेख करता है किस चीज का, कि जो भी ह्यूमन राइट्स की चीजें हैं, ह्यूमन राइट्स के जो कंसेप्ट है, उनको स्टेट स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, ठीक है, और उनकी एजेंसीज यानी कि जो अलग अलग बॉडीज है गवर्नमेंट की, ये लोग कहीं उनको वायलेट तो नहीं कर रही है क्या? स्टेट या फिर एजेंसीज के किसी भी एक्शन के थ्रू किसी भी सिटीजन का जो ह्यूमन राइट्स है वो वायलेट तो नहीं हो रहा है? इस चीज को प्रॉपर्ली चेकआउट करने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बनाया गया था, एक स्टैच्यूटरी बॉडी की तरह। पहला स्टेटमेंट तो आपको एक इंफॉर्मेशन दिया गया है। नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स। क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो ये कहता है कि डू यू थिंक, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो एनएचआरसी है उसने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में अपने एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट किया है? मतलब जो भी एक्सपेक्टेशंस हम एनएचआरसी से कर रहे थे, क्या वो एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट हुई हैं? इसी चीज को हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है। व्हाट डज इट मींस? क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है कि हमें इस स्टेटमेंट के प्रो में बतानी है और इसके कॉन्स में चीजें बतानी है। सिंपल शब्दों में समझे, प्रो का मतलब है हमें यह बतानी है कि आफ्टर ऑल किस तरीके से एनएचआरसी ने सच में ह्यूमन राइट्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया है, और जो कॉन्स है उसमें हमें यह बताना है कि ह्यूमन राइट्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम नहीं किया है। मतलब अभी भी बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स ऐसी हैं जिसको और हम बेटर कर सकते हैं। राइट, तो इस चीज से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करना था, आफ्टर ऑल किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिखा जा सकता है। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसा हमने हमेशा किया है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं। और इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, जो इस क्वेश्चन का बिगर पिक्चर है उसको हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन किस चीज के अराउंड पूछा जा रहा है? दिस क्वेश्चन इज अराउंड एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नाउ देखिए, एनएचआरसी जो है उसको स्टार्टिंग में एक पब्लिक बॉडी की तरह बनाया गया था। पब्लिक बॉडी का मतलब क्या होता है? देखो, एनएचआरसी जो है, एक्चुअली एनएचआरसी से पहले एक एक्ट आता है और एक्ट से पहले एक ऑर्डिनेंस आता है। एक्चुअली ऑर्डिनेंस क्या होता है आप जानते हैं? ऑर्डिनेंस जो है उसको प्रेसिडेंट प्रोमलगेट कर सकते हैं। मतलब ऑर्डिनेंस को कोई प्रेसिडेंट जो है वो ला सकते हैं अगर जो लेजिस्लेचर है यानी कि जो पार्लियामेंट है वो सेशन में ना हो तो एक ऑर्डिनेंस लाया गया था जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस। और इसी ऑर्डिनेंस को लेटर ऑन एक एक्ट का फॉर्मेशन दिया गया, जब प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट बनाया गया 1993 के अंदर। ठीक है, अब देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 जो बनाया गया, ये एक्चुअली इस ऑर्डिनेंस के बेस पर था। ये ऑर्डिनेंस क्यों पास किया गया था? बिकॉज इस टाइम में पार्लियामेंट जो थी वो पावर में नहीं थी। पार्लियामेंट जो थी उस टाइम वो हाउस में नहीं थी, इसलिए बाद में जब पार्लियामेंट हाउस में आती है तो वो इस ऑर्डिनेंस को एक्ट में परिवर्तित कर देती है, चेंज कर देती है। आई होप इतना क्लियर है। अब देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंदर ही एक बॉडी बनाई जाती है। मतलब ये बॉडी जो है वो इस पर्टिकुलर एक्ट को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगा, और उस बॉडी का नाम रखा जाता है एनएचआरसी। एनएचआरसी तो कैसी बॉडी हो गई? इट हैज बिकम अ स्टैच्यूटरी बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी। क्यों? बिकॉज देखिए, जो भी ऐसी बॉडी जो कि किसी एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, जो किसी एक्ट के कारण बनता है, उस बॉडी को हम कहते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी। देखो, स्टैट्यूटरी बॉडी को अगर आपको समझना हो तो सिंपल शब्दों में समझो, स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो स्टैट्यूट नाम से आता है। स्टैट्यूट, ठीक है, स्टैट्यूट जो वर्ड है वो स्टैट्यूट वर्ड का मतलब होता है लॉ।
यानी कि कोई भी ऐसी बॉडी, मतलब ऐसी कोई भी स्टैट्यूट जो कि आगे जाकर एक बॉडी को फॉर्म करे, उसे हम कहते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। सो एनएचआरसी आपको ध्यान रखना एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के द्वारा बनाया गया था। आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है, तो इस चीज को आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बता देंगे। अब देखिए, जो आपका इंट्रोडक्शन यहां पर क्लियर हो गया है, अब आपको आना है आपके क्वेश्चन के मेन पार्ट के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन के मेन बॉडी के ऊपर। अब आप सबसे पहले ये समझाएंगे कि एग्जैक्टली एनएचआरसी के फंक्शंस क्या क्या हैं, एग्जैक्टली एनएचआरसी के रूल्स क्या क्या हैं, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। बिकॉज देखिए, हमें ये पूछा जा रहा है कि क्या एनएचआरसी अपने एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट कर रहा है, तो पहले तो हमें उसके एक्सपेक्टेशंस बतानी होंगी। और वो एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक्सपेक्टेशन एक्चुअली फंक्शंस ही तो है। जो उनको फंक्शंस असाइन किए गए हैं वही तो एनएचआरसी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको इसके फंक्शन समझाने हैं, उसके बाद ही हम एनालाइज कर पाएंगे कि आफ्टर ऑल उन फंक्शंस को सही तरीके से एनएचआरसी ने कंप्लीट किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो देखो, पहला फंक्शन हम क्या समझ सकते हैं? सबसे बेसिक चीज क्या है कि अगर कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा हो तो हम क्या कह सकते हैं कि एनएचआरसी के पास ये पावर है कि जाकर उसको इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। पहली चीज तो ठीक है। सेकंड चीज हम क्या कह सकते हैं कि कहीं पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो ही ना, मतलब कि ह्यूमन राइट के वायलेशन को प्रोटेक्ट करना, ये भी इसका मेन काम है। मतलब कि देखो, इंक्वायरी तो तब होती है ना जब पोस्ट मतलब राइट वायलेशन होता है। पोस्ट राइट्स वायलेशन मतलब कि जब किसी का ह्यूमन राइट्स ऑलरेडी वायलेट हो चुका है, उसके बाद उसका इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। बट हमारा एम क्या है? हमारा एम ये है कि किसी का ह्यूमन राइट्स वायलेट ही ना हो, यानी कि हम उसको पहले ही प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अलग टाइप के रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर सकता है कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, किस तरीके के लॉज बनाने चाहिए, किस तरीके की बॉडी के साथ टाई अप करना चाहिए, ताकि हमारा जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उसको हम कम से कम कर सकें। ये हम कह सकते हैं। साथ ही साथ क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं, मतलब या तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वो लॉज बनाए हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी स्टैट्यूट के थ्रू बनाया हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया हो, किसी ने भी कोई लॉ बनाया हो, उस लॉ को प्रॉपरली रिव्यू करना, मतलब हर एक लॉ को प्रॉपरली चेक करना कि कहीं कोई लॉ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रहा है। ये भी किसका काम है? ये भी एनएचआरसी का काम है ना। बिकॉज देखो, हम सिर्फ फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि अगर कोई लॉ बनेगा, अगर वो ह्यूमन राइट्स को वायलेशन करेगा तो हम उसको वाइड डिक्लेयर कर देंगे। बट द पॉइंट इज, अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है उसको रिव्यू करना भी काइंड ऑफ एनएचआरसी का ही काम है। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए। फोर्थ चीज हम ये देख सकते हैं कि जब भी कोई फर्दर कोई लॉ बनेगा, मतलब कोई फ्यूचर में कोई लॉ प्रपोज होगा, तो उस लॉ को रिव्यू करना, मतलब ठीक है, कोई फ्यूचर में लॉ है उसको रिव्यू करना कि कहीं वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रहा, ये भी एनएचआरसी का काम है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, उन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की को प्रॉपर्ली स्टडी करना, ठीक है, उनके अग्रीमेंट्स को स्टडी करना, फिर इंडिया की गवर्नमेंट को सजेस्ट करना, रिकमेंड करना कि क्या हमें इस चीज को साइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर अगर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि इसके अंदर कुछ रिकमेंडेशंस चाहिए तो क्या रिकमेंडेशंस हम कर सकते हैं इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इन सब चीजों का काम किसके पास है, जिम्मेदारी किसके पास है? हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास है। आई होप आप ये भी चीज समझ गए। इसके अलावा देखो, अलग अलग माइनॉरिटी ग्रुप्स, अलग अलग जो हमारे लोग हैं, अलग अलग कास्ट हैं, क्लास हैं, इन सबके जो ह्यूमन राइट्स है उनको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें अपलिफ्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च करना, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब भी काइंड ऑफ इनका काम है, राइट। साथ ही साथ क्या हम ये कह सकते हैं कि स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करना है, उन सब का काम भी किसका है? एनएचआरसी का। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में कुछ न्यू चैप्टर्स ऐड किए जाए जो कि ह्यूमन राइट के इंपॉर्टेंस को शो करें, तो एनएचआरसी इस चीज के लिए भी सीबीएसई को सजेस्ट कर सकता है, गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को सजेस्ट कर सकता है, राइट। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो हमारे इंडिया के अंदर काम करता है, और जितने ज्यादा अच्छी तरीके से, जितने ज्यादा इफेक्टिवली ह्यूमन राइट्स कमीशन काम करेगा, उतने ही इफेक्टिवली हमारे देश का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर पाएगा, उतना ही स्ट्रांग हमारे यहाँ का जो ह्यूमन राइट्स का कल्चर है वो हो पाएगा। सो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपको साथ ही साथ बताना है कि इतनी सारी चीजें तो हैं, बट क्या सच में मतलब जो एनएचआरसी है उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है? क्या हम बता सकते हैं कि इसने क्या क्या अच्छी काम की है? तो पहली चीज तो हम कुछ बेनिफिट्स बताएंगे कि एग्जैक्टली ह्यूमन राइट्स कमीशन ने क्या क्या चीजें अच्छी की हैं। ठीक है, मतलब पॉजिटिव्स क्या क्या है। तो पहली चीज देखिए, हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के अनुसार उन्होंने मोर देन 2 मिलियन केसेस से ज्यादा उन्होंने अब तक रजिस्टर हुए हैं उनके पास। इसका मतलब क्या है? मतलब कि 2 मिलियन से ज्यादा बार जब भी किसी का ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, उन्होंने बिना डरे,
बिना किसी चीज की परवाह किए हुए जा करके ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास अपनी कंप्लेंट को फाइल करवाया, मतलब कि एटलीस्ट रजिस्टर किया है। सो दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड थिंग। सोचिए जब ह्यूमन राइट्स कमीशन था ही नहीं उस टाइम, तो ये 2 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनके साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा था, बट ऑब्वियसली वो किसी को बता नहीं पा रहे थे। नाउ ह्यूमन राइट्स कमीशन के बाद बनने के बाद एटलीस्ट ये तो हुआ है कि 2 मिलियन से ज्यादा केसेस, मतलब 2 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को जाकर रजिस्टर करवाया है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ठीक है, पहली चीज। तो सेकंड चीज, अब देखते हैं इसके अंदर सक्सेस रेट क्या है, मतलब कि ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या कहना है, इसके अंदर कितने सारे केसेस ऐसे हैं जो उन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के अनुसार मोर देन 90% जो इनमें से केसेस हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन क्लियर्ड, दे हैव ऑलरेडी बीन डिस्पोज्ड एंड दे हैव ऑलरेडी बीन क्लैरिफाइड। इसका मतलब है कि 2 मिलियन केसेस सिर्फ रजिस्टर नहीं हुए हैं, रादर उनमें से 90% से ज्यादा जो केसेस हैं उनको ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है, उनको रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, और जो विक्टिम्स है उनको कंपनसेशन मिल चुका है। सेकंड बेनिफिट क्या है कि उन्होंने काफी सारा काम किया है, जिन्होंने भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया था उनसे कंपनसेशन निकलवाने के लिए, और जिनके अगेंस्ट ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए, मतलब उनको किसी भी तरीके के बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए। देखो, ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो सकता है, किसी लोकल गवर्नमेंट के द्वारा हो सकता है, या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा भी हो सकता है। सो इन चारों ही केसेस को प्रॉपरली स्टडी करके, इनको प्रॉपरली रिव्यू करके हमारे एनएचआरसी ने ये काइंड ऑफ श्योरिटी की है कि जितने भी लोगों का जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है उन सबको प्रॉपर कंपनसेशन मिले, उनको प्रॉपर राइट्स मिले, उनको प्रॉपर मुआवजा मिले। राइट, सो आई होप आप ये चीज समझ गए। तो इस तरीके से आप अपना बेनिफिट समझा सकते हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से क्या क्या चीजें, अच्छी चीजें हुई हैं जो कि एनएचआरसी के द्वारा की गई हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं कि क्या एनएचआरसी के अंदर कोई कमियां हैं, क्या कुछ ऐसी वीकनेसेस हैं, क्या कोई ऐसे इश्यूज हैं जिसको अभी भी एनएचआरसी को काम करने की जरूरत है। तो देखिए, समझिए, पहली चीज तो आपको याद होगा कल के वीडियो के अंदर हमने एक सुओ मोटो डिस्कशन किया था। सुओ मोटो क्या होता है? सुओ मोटो का मतलब होता है जहां पर कोई एक पर्टिकुलर एजेंसी खुद से आगे बढ़कर, मतलब प्रोएक्टिवली किसी केस को रजिस्टर करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करे और उसका रिजल्ट देने की कोशिश करे। सिंपल शब्दों में मतलब कि सुओ मोटो का मतलब यह है कि आपको वेट नहीं करना है कि जब कोई कंप्लेन करेगा तभी मैं जाकर एक्शन लूंगा। राइट, ये वेट नहीं करना है आपको, रादर आपको उसके कंप्लेन करने से पहले ही प्रोएक्टिवली अपने सारे के सारे डिसीजंस को लेना है। नो, एनएचआरसी के पास भी सुओ मोटो की पावर है। सिंपल शब्दों में कहे तो एनएचआरसी बिना किसी कंप्लेन के भी किसी जगह पर जाकर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन का चेक कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। मतलब अगर इसकी न्यूज में आती है तो वो जाकर डायरेक्टली चेक कर सकता है। बट यहां पर हम ये देख रहे हैं कि अगर आप 2010 के आसपास की बात करोगे तो, और अभी अगर आप 2020 के आसपास की बात करोगे तो, 2010 में एनएचआरसी जितने सुओ मोटो केसेस लिया करता था उससे हम ऑलमोस्ट हाफ पे आ चुके हैं 2020 के अंदर। मतलब कि सुओ मोटो केसेस लेने क्या हुआ, इन्होंने ऑलमोस्ट काफी सारे बंद कर दिए, ऑलमोस्ट हाफ हो गए। मतलब कि अब जो है, देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि जो ह्यूमन राइट वायलेशन है वो कम हो गया है, बिकॉज आप जानते हो कि विद टाइम ह्यूमन राइट्स वायलेशन बढ़े ही हैं। बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स हैं जिनके अगेंस्ट ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं। बट हम ये देख रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो आगे बढ़कर उन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बिकॉज 2010 में तो वो काफी सारा चीजों को करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी 2020 में एनएचआरसी का जो सुओ मोटो है, यानी कि प्रोएक्टिव डिसीजन से किसी भी चीज को करने का, वो चीज काफी ज्यादा फॉल हो गई है, मतलब काफी ज्यादा कम हो गई है। पहली चीज तो। सेकंड चीज, देखो, ये चीज माना जा रहा है कि ये बात तो चलो ठीक है कि एनएचआरसी ने बोला कि 2 मिलियन से ज्यादा केसेस हैं, उनमें से 90% से ज्यादा उन्होंने सॉल्व कर दिए हैं। बट द पॉइंट इज, अभी भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी केसेस की पेंडेंसी है। देखो, मैं आपको छोटा सा डेटा फैक्ट देता हूं, आपको इजीली समझ आएगा। एनएचआरसी के अनुसार 2 मिलियन से ज्यादा केसेस थे जो कि उनके सामने रजिस्टर हुए थे। उनका कहना है कि 90% उन्होंने सॉल्व कर दिया है। सो अगर मैं 2 मिलियन का 90% निकालूं तो क्या मैं 1.8 मिलियन कह सकता हूं? यानी कि 1.8 मिलियन तो चलो ठीक है, रजिस्टर हो गया है, बट जो रेस्ट ऑफ द 20,000 केसेस हैं एनएचआरसी के अनुसार, या फिर जो वेरियस अलग मतलब इंक्वायरी एजेंसीज हैं उनके अनुसार, ये जो 20,000 केसेस हैं, सम ऑफ दीज हैव बीन पेंडिंग सिंस 20+ ईयर्स। 20 सालों से ज्यादा से ये चीजें पेंडिंग हुई हैं। ठीक है, अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि 20 to 25 ईयर्स पुरानी है, बट अभी तक उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। दिस शोज कि जो पेंडेंसी है केसेस की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, और पेंडेंसी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, और स्पेशली देखिए, सिर्फ पेंडेंसी इंक्रीज नहीं हुई है बट उनका डिले पीरियड इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि बहुत जगहों पर तो जिस पर्सन ने कंप्लेंट फाइल किया था, ही इज नो मोर। अब उनके केसेस की सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। राइट, सो दिस शोज कि देखो, अगर ह्यूमन राइट्स का किसी ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन का किसी ने अगर अपील किया है और उसको अगर इंस्टेंट जस्टिस नहीं मिल रहा है, उसको इंस्टेंट अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, देन
इट इज ऑफ एक्चुअली नो यूज। 20 साल के बाद वैसे भी उस पर्टिकुलर पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी 20 साल पहले की ह्यूमन राइट्स वायलेशन ठीक होती है या फिर नहीं होती है, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब ऐसे जगह होते हैं जहां पर अगर केस पेंडिंग हो तो जो मैटर होता है, वो डिस्प्यूट होता है, वो कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों का होता है ना। क्या आप समझ पा रहे हैं? देखो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देखोगे कि पेंडेंसी किस चीज की है, तो बहुत सारी पेंडेंसी जो है वहां पे प्रॉपर्टीज को लेकर है, राइट। किसी आप कन्विक्शन की वजह से है, किसी मर्डर चार्जेस की वजह से, अटेम्प्ट टू मर्डर की वजह से है। ये सब चीजें जो है काइंड ऑफ बहुत ही मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। पॉइंट इज, देखो, आपकी आपकी जो प्रॉपर्टी चीजें हैं, मतलब प्रॉपर्टी वाला पार्ट है, आपकी 20 साल के बाद भी प्रॉपर्टी आपकी वैसी की वैसी ही रहेगी, राइट। अगर किसी पर्सन ने मर्डर किया हुआ है तो उसको अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद भी अगर सजा मिल रही है, तो जब तक वो कस्टडी में है तब तक भी उसको काइंड ऑफ सजा मिल ही रही होती है। बट द पॉइंट इज, यहां पर अगर आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करेंगे तो ह्यूमन राइट्स में ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन राइट्स इज अ वेरी वेरी मॉरल थिंग, इट इज अ वेरी एथिकल थिंग। मतलब द पॉइंट इज, अगर आपने उसको इंस्टेंट जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया किसी पर्सन को, तो उस जस्टिस को प्रोवाइड करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, राइट। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, स्पेशली ह्यूमन राइट्स के केस में, ठीक है। इसके अलावा थर्ड एक और प्रॉब्लम ये है कि देखिए, माना जा रहा है कि जब एनएचआरसी जब ये दावा करता है कि 90% से ज्यादा उन्होंने केसेस सॉल्व कर दिए हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट एजेंसीज है वो ये भी बोलते हैं कि देखो, हाँ ठीक है, आपने 90% से ज्यादा केसेस सॉल्व तो कर दिए हैं, बट उनमें से बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो आपने विदाउट ड्यू कंसिडरेशन के उसको आपने पास कर दिया, उसको आपने बिना कुछ सोचे समझे उसको सॉल्व कर दिया। मतलब आपने ज्यादा उससे अंदर दिमाग नहीं लगाया, ज्यादा आपने उसके ऊपर एफर्ट्स नहीं लगाए, आपने सिंपली उसको पास कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 2020 में एक साल के अंदर 68,000 से ज्यादा केसेस जो है उसको डिस्पोज कर दिया गया था। समझिए इस चीज को, एक साल में, यानी कि 365 डेज में, मतलब 365 दिन में अगर हम लेके चले कि 300 वर्किंग डेज होते हैं, तो 300 वर्किंग डेज में 68,000 इतने केसेस डिस्पोज कर दिए, कंप्लीट कर दिए। जस्ट थिंक अबाउट द क्वालिटी, ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट द क्वालिटी। सी, आई एम नॉट ट्राइंग टू क्वेश्चन द इंटीग्रिटी ऑफ एनएचआरसी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग यू ऑन द फैक्ट। मैं आपको सिर्फ ये फैक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से ये 300 वर्किंग डेज के अंदर 68,000 इतने नंबर ऑफ केसेस को आपने डिस्पोज कैसे कर दिया। एंड क्या आप ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एवरी सिंगल केस वाज डेल्ट विद इक्वल कॉम्पिटेंसी? क्या आप ये कह सकते हैं कि हर एक को प्रॉपर टाइम दिया गया था, प्रॉपर एफर्ट्स लगाए गए थे? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। एनएचआरसी की टीम जो है बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड टीम है, बहुत ही कम नंबर ऑफ टीम है, राइट। ज्यादा उसकी मेंबर्स होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। इसके बावजूद वो इतने बड़े नंबर को किस तरीके से पॉसिबिलिटी लेके आ सकते हैं, दिस इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड समवंस रिकॉग्निशन, ठीक है। और उनकी कैपेसिटी या किसी भी पर्सन की कैपेसिटी के ये बियॉन्ड है। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम समझा सकते हैं कि आफ्टर ऑल एनएचआरसी की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। नो, जो भी आप प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, जो उनके फंक्शंस में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं उनके स्ट्रक्चर में बेस्ड है? एनएचआरसी का जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज है, स्ट्रक्चरल फ्लॉज वो काफी ज्यादा है, और स्ट्रक्चरल फ्लॉज के ज्यादा होने के कारण ही एक्चुअली एनएचआरसी इन प्रॉब्लम्स के कारण फंसा हुआ है। तो देखिए, मैं आपको कुछ स्ट्रक्चरल फ्लॉज समझाता हूं ना। पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप देखो कि इनके पास कोई इंडिपेंडेंट विंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रेजेंट ही नहीं है। मतलब इनके पास कोई अलग से इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी प्रेजेंट नहीं है। ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से पहले रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे उनको कुछ लोग मिलते हैं, वो लोग जाकर एनएचआरसी के लिए काम करते हैं। तो पहली चीज तो इनके पास खुद की कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज अगर आप बात करो तो बहुत सारे स्कॉलर्स, देखो एक बहुत ही फेमस स्कॉलर आए हुए हैं, मतलब एक अटॉर्नी जनरल थे, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के, उनका नाम था सोली सोराबजी, ठीक है। उनका स्टेटमेंट क्या था, वो बोलते हैं कि जो एनएचआरसी है ना, वो इंडिया का टीजिंग इल्यूजन है, टीजिंग इल्यूजन है, ठीक है। देखो, इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब, इल्यूजन का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट रियल, नॉट रियल। और टीजिंग का मतलब क्या है कि इंडिया वांट्स दिस, भारत को ये चीज चाहिए, भारत को ऐसा एक बॉडी चाहिए जो कि अपने काम को सही तरीके से कर सके। लेकिन द पॉइंट इज, ऐसा हमारे पास रियलिटी में कोई बॉडी नहीं। मोर देन 90% केसेस उन्होंने सॉल्व तो किए हैं एनएचआरसी ने, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस की जो क्वालिटी है, इट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। क्वालिटी उतनी अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं की गई है, राइट। सो इस तरीके से सोली सोराबजी बोलते हैं कि ये आपका इल्यूजन है, और एक बहुत ही टीजिंग इल्यूजन है। मतलब आप चाहते हैं बट आपके पास ये है नहीं, आपको लगता है कि आपके पास है बट आपके पास है नहीं, ठीक है। ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज देखिए, आप ये समझ सकते हो कि एनएचआरसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ चीजों को रिकमेंड कर सकता है, मतलब एनएचआरसी सजेशन दे सकता है, उसको इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी नहीं है उसके पास। मतलब कि अगर किसी पर्सन का ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, तो अगर एनएचआरसी बोल भी देगा कि चलो ठीक है इसको सॉल्व कर दो, बट कोई गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट आगे जाकर उसको सॉल्व करेगी। उसके पास इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है ही नहीं। फाइनल डिसीजंस आर स्टिल टेकन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हैं। और देखो, एनएचआरसी को एक टाइप का रिवॉर्ड की तरह रखा जाता है।
रिवॉर्ड। समझो इस चीज को। मान लेते हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, कोई ब्यूरोक्रेट है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज या ब्यूरोक्रेट जो है, अगर वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करता है, गवर्नमेंट के गुड बुक्स में रहता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बाद में उसको कोई पोस्ट रिटायरमेंट, जब वो यहां से अपने काम से रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद उनको एनएचआरसी का हेड बना देगी, एनएचआरसी का मेंबर बना देगी, राइट। सो एक टाइप का पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट की तरफ इसको देखा जाता है कि अगर मैं आज अच्छी तरीके से काम करूंगा तो कल को हो सकता है कि गवर्नमेंट मुझे एनएचआरसी के अंदर डाल दे, मेरे को उसके अंदर मेंबर या फिर चेयरपर्सन की तरह इंक्लूड कर दो। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फाइनली वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो इंडिया के अंदर फेस होती है वो है फंड्स की, इन एडिक्वेसी ऑफ फंड। अगर इनके पास प्रॉपर फंड्स ही नहीं है, इनके पास प्रॉपर लोग ही नहीं है, तो ऑब्वियसली सोचिए एनएचआरसी सही से काम कैसे कर पाएगा। आई होप आप ये चीजें समझ गए। तो इस तरीके से हमने डिस्कस करने की कोशिश की कि आफ्टर ऑल एनएचआरसी क्या है, किस तरीके से इसकी प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से हम इसका सॉल्व निकाल सकते थे, राइट, सॉल्यूशन निकाल सकते थे। आई होप आपको अलग अलग जो सेक्शन है वो प्रॉपरली समझ आ गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन कि आफ्टर ऑल इस आंसर को कंक्लूड कैसे करना है, एंड कैसे करना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या हम, सबसे पहले क्वेश्चन है, क्या हम इसे एक टूथलेस टाइगर कह सकते हैं? सोचो, टूथलेस टाइगर कह सकते हैं क्या? देखिए, इसके आंसर वेरी कर सकते हैं। सम ऑफ यू माइट से यस, सम ऑफ यू माइट से नो, बट द पॉइंट इज लार्जर इंटरेस्ट में द आंसर इज नो। वाई? हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स गिनी, हमने इतने सारे प्रॉब्लम्स देखे, हमने इतने सारे काइंड ऑफ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने की बातें भी की, फिर आफ्टर ऑल हम क्यों कह रहे हैं कि टूथलेस टाइगर नहीं है? बिकॉज 1993 में जब एनएचआरसी को फॉर्म किया गया, उससे पहले तो हमारे पास कोई बॉडी ही नहीं थी जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर सके। अभी एटलीस्ट हमारे पास एक बॉडी तो है। अगर हम ये कह रहे हैं कि 2 मिलियन केसेस रजिस्टर हुए हैं, तो ये रजिस्टर तो पहले हो ही नहीं सकते थे, बिकॉज कोई बॉडी ही नहीं थी रजिस्टर करने वाली। अभी एटलीस्ट रजिस्टर तो हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कम से कम लोग बाहर आकर अपने आप को रजिस्टर तो करवा रहे हैं कि हमारे साथ वायलेशन हुआ है। कम से कम लोगों ने बाहर आकर बिना डरे इन चीजों को बताना तो स्टार्ट किया है। अगर 90% केसेस सॉल्व हुए हैं, तो माना कि इसमें से सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए होंगे, सबके सब क्वालिटी के साथ नहीं होंगे, बट हम क्या ये कह सकते हैं कि इनमें से सिर्फ 1% कोई ऐसा होगा जो कि क्वालिटी के साथ हुआ होगा? सोचिए, जो ये 1% होगा वो भी कितनी बड़ी नंबर है, राइट। सोचिए, अगर 1% का भी लाइफ जो है, 1% का भी जो ह्यूमन राइट है, अगर वो वायलेट हुआ है और अगर उसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, उसको कंपनसेशन दिला पा रहे हैं, तो काइंड ऑफ हम जीरो से तो बहुत बेटर है ना। पहले तो हम जीरो पर थे 1993 में, उससे तो हम बेटर आए हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए, बट एटलीस्ट वी आर नॉट देयर जहां हम पहले हुआ करते थे। एटलीस्ट हम उससे काफी आगे निकल चुके हैं। सो आपको एक पॉजिटिव सेंस में आपको आंसर को एंड करना है, आपको एक पॉजिटिव तरीके से आंसर को एंड करना है। आपको बताना है कि एनएचआरसी के आने के बाद कम से कम लोगों के बीच में अवेयरनेस तो आई है, लोगों ने बाहर आकर खुलकर बताना स्टार्ट किया है, लोगों ने अपने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया है। लोगों को तो पहले पता ही नहीं था कि ह्यूमन राइट्स ऐसा कुछ होता भी है, राइट। सो इस तरीके से अवेयरनेस जनरेशन में देखो, मीडिया के थ्रू, कोर्ट के थ्रू, एनएचआरसी के थ्रू, अलग अलग तरीकों से हमने लोगों तक पहुंचाया है कि आपके पास ये सब राइट्स हैं, आप अपने इस राइट्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हीं राइट्स के अवेयरनेस के कारण जो लोग हैं हमारे, वो एक बेटर तरीके से प्रोटेक्टेड है, बेटर तरीके से अवेयर्ड है और बेटर तरीके से अपने आप को कैरी आउट कर सकते हैं, राइट। सो हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है कि एनएचआरसी अपने फंक्शंस को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, बट ये बात भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि एनएचआरसी ने हमारी सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस फैलाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। हमारे सिर्फ अवेयरनेस फैलाना नहीं, हमारे सोसाइटी के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर बहुत ही बहुत बड़ा कदम उठाया है, जब एनएचआरसी ने कम से कम 2 मिलियन में से एटलीस्ट 1% केसेस तो सॉल्व किए ही होंगे ना। जो जिस भी पर्सन की लाइफ को उसने चेंज किया है, उनके लिए सोचिए एनएचआरसी कितनी बड़ी चीज है, राइट। सो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए। आई होप आपको एनएचआरसी का जो मेन प्रॉब्लम था, एनएचआरसी के जो मेन रोल्स थे, फंक्शंस थे, वो सब चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं हमारे आज के सेकंड क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन कहता है, कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग मेजॉरिटी माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया, what role does the National Minority Commission can play in ensuring full protection of minority rights as well as harmony in India's multicultural society? Also discuss the recent steps taken by it. 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है, 350 वर्ड के अंदर होगा ये, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले तो क्वेश्चन कहता है, कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग मेजॉरिटी माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट। तो पहली चीज तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट दी हुई है। ये स्टेटमेंट ये बोलता है कि हमारे भारत के अंदर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? मेजॉरिटी माइनॉरिटी का सीधा सा मतलब है क्लास कॉन्फ्लिक्ट, मेजॉरिटी क्लास और माइनॉरिटी क्लास, मेजॉरिटी कास्ट, माइनॉरिटी कास्ट, राइट। और मेजॉरिटी रिलीजन, माइनॉरिटी रिलीजन, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ने के कारण राइट नाउ जो हमारा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है, उसकी रोल और ज्यादा इंक्रीज हो गया?
उसका रोल और ज्यादा बढ़ गया। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि क्या रोल निभा रहा है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन राइट नाउ, क्या रोल निभा रहा है कि हम माइनॉरिटी के राइट्स को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट कर पाए, ताकि भारत का जो मल्टीकल्चरलिज्म है, भारत के अंदर जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, उसके अंदर हम हार्मनी को स्टैब्लिश कर पाए, हम हार्मनी को शो कर सकें। साथ ही साथ हमें यह भी बताना है कि कुछ रिसेंट स्टेप्स बताइए जो कि रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ने लिए हैं। आफ्टर ऑल किस तरीके के स्टेप्स इन्होंने लिए हैं, ये चीज समझाने को बोला गया है। आई होप फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आपको क्वेश्चन समझ आ गया, एग्जैक्टली क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अब देखिए, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के मेन पार्ट के ऊपर। नाउ इंट्रोडक्शन के अंदर आप यहाँ पर क्या लिखोगे, तो देखिए इंट्रोडक्शन के अंदर आप यहाँ पर ऑब्वियसली एनएमसी को डिफाइन कर सकते हैं, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को डिफाइन कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से पहले आप भारत के मल्टीकल्चरल सोसाइटी के बारे में बताओ। क्यों? देखो क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं ये रिवॉल्व कर रहा है इंडिया के मल्टीकल्चरल सोसाइटी के ऊपर। हम जो भी एनएमसी पूछ रहे हैं उसका मेन मकसद ये है कि भारत की मल्टीकल्चरल सोसाइटी को हम प्रोटेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। सो क्वेश्चन का कहीं ना कहीं एक बिगर पिक्चर ये भी है कि जो हमारा जो मल्टीकल्चरल सोसाइटी है उसको आफ्टर ऑल प्रोटेक्ट कैसे करें। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन के अंदर अगर आप मल्टीकल्चरल अप्रोच को स्टार्ट करोगे दैट वुड बी अ गुड वे टू इनिशिएट। ठीक है, तो देखिए मल्टीकल्चरल को किस तरीके से डिफाइन करना है, आपको बताना है कि पहली चीज तो इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, जहां पर हमारे पास डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स रिलीजन है, डाइवर्स हमारे पास पॉपुलेशन है, डाइवर्स हर एक चीज, डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं। इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। सिमिलरली हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके के कल्चर्स भी साथ में रहते हैं, तो इसलिए हम भारत को एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी की तरह देखते हैं। ठीक है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी की तरह देखते हैं। इसलिए इंडिया के अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, इंडिया के अंदर जब भी कोई सोसाइटल इशू होता है, उसको हमेशा मल्टी कल्चरल अप्रोच के साथ ही सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, मल्टीकल्चरल अप्रोच के साथ सॉल्व करना चाहिए फर्स्ट चीज। तो मल्टीकल्चरल अप्रोच में अगर हम समझें तो हमारे यहां पर जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने का तरीका होता है थ्रू नॉन हेजेमनिक, नॉन कोर्सिव अप्रोच। नॉन कोर्सिव, ना ही हम किसी को फोर्स करके कोई चीज करवाना चाहते हैं, ना ही हम किसी को प्यार से कोई चीज करवाना चाहते हैं। सिंपल शब्दों में समझो, हर एक पर्सन इंडिपेंडेंट है अपने तरीके से काम करने का। हम किसी और पर्सन के किसी भी एक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते हैं। यही एक्चुअली मल्टीकल्चरल सोसाइटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ना, हेजेमनी और कोर्शन आई होप आप समझ गए। हेजेमनी का मतलब है सॉफ्ट पावर, कोर्शन का मतलब है हार्ड पावर। मतलब कि अगर मुझे सामने वाले पर्सन के किसी भी एक्शन को इन्फ्लुएंस करना हो तो ये दो तरीके होते हैं, हेजेमनी और कोएर्शन। बट द पॉइंट इज, जब भी हम एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी के अंदर रह रहे हो तो हमें दोनों ही तरीके यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें किसी और के एक्शन को इन्फ्लुएंस करने की ही जरूरत नहीं है। बिकॉज हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आफ्टर ऑल हम किस तरीके से बिना किसी और के एक्शन को इन्फ्लुएंस किए हुए उनको इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड कर सकें, हमें अपने आप को इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड कर सकें, और जो भी हम चाहते हैं उस चीज को प्रॉपरली कर सकें अपने तरीके से। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए। इसी चीज को मेंटेन करने के लिए, इसी चीज को प्रोवाइड करने के लिए भारत के अंदर एक एनसीएम, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, इस नाम की बॉडी बनाई जाती है 1992 के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आंसर को डिफाइन कर सकते हैं, आप अपने आंसर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप आप ये चीज समझ गए। अब देखो, जब आप ये चीज बता देंगे तो उसके बाद आप ये समझा सकते हो कि एनसीएम की मेंबरशिप क्या है। तो आप ये बता सकते हो कि इसके अंदर एक चेयरमैन होता है और एक वाइस चेयरमैन होता है। ठीक है, और जो वाइस चेयरमैन होता है और चेयरमैन होता है, ये सब के सब कहां से आते हैं? माइनॉरिटी क्लास से आते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी क्लास से आते हैं। इसका मतलब है कि माइनॉरिटीज की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट पर्सन कौन है? माइनॉरिटी देमसेल्फ। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर आप ध्यान से सोचो, माइनॉरिटी के साथ क्या गुजर रही है, माइनॉरिटी लोगों के साथ क्या गुजर रही है, उनके राइट्स का वायलेशन किस तरीके से हो सकता है, क्या आपको ये नहीं लगता कि इसका बेस्ट जो मतलब नॉलेज है वो एक माइनॉरिटी पर्सन को ही होगा, राइट? तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज को ही इस पर्टिकुलर चीज के अंदर रखा गया है। ठीक है, देखो साथ ही साथ ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं हम, एनसीएम को क्यों बनाया है हमने, उसके अंदर जितने भी लोग हैं उनको माइनॉरिटीज क्यों रखा है, तो आप यहाँ पर एक कंसेप्ट ला सकते हो। देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज विल किमलिका जो है वो एक स्कॉलर है जिन्होंने एक कंसेप्ट दिया है अबाउट डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं आपको, हमारे एक देश के अंदर, हमारा कंट्री एक है, राइट, लेकिन उसके अंदर अलग अलग टाइप की सोसाइटीज हैं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। अलग अलग कल्चर के जो लोग रहते हैं, ऑल्दो वो सबके सब यूनाइटेड रहने चाहिए, सबके सब साथ में रहने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट सबको अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके के राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए। जिसको जिस तरीके के राइट्स है उसको उस तरीके के राइट्स प्रोवाइड करो। माइनॉरिटीज को अगर कुछ ज्यादा चाहिए उनको ज्यादा प्रोवाइड करो, अगर जो अपर क्लास है उनको कोई चीज कम देनी है तो उनको कम प्रोवाइड करो, बिकॉज उनके पास वो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट? तो इस तरीके से जो चीज चलती है इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। ठीक है, और ये चीज हमारे माइनॉरिटी कमीशन के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो आई होप आप ये चीज समझ गए कि हमारे यहाँ पर एक चेयरमैन होता है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के अंदर, कुछ वाइस चेयरमैन होते हैं जो कि सबके सब माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। इनको यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है 3 साल के लिए। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर।
अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के मेन पार्ट के ऊपर कि आफ्टर ऑल मेजॉरिटी माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे कि एग्जैक्टली आफ्टर ऑल मेजॉरिटी माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट होने का मेन रीजन क्या क्या है। तो हम ऑब्वियसली रीजंस के बारे में बात करेंगे और हम सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रिलीजन के बेस पर काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी रिलीजन के बीच में काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। जैसे अगर आप सीएए प्रोटेस्ट देखोगे, एनआरसी प्रोटेस्ट देखोगे, ये सब प्रोटेस्ट क्या है, ये सब कहीं ना कहीं इसी चीज के बेस पर तो हो रहे हैं, जहां पर कुछ जगहों पर ये बोला जा रहा है कि हम मुस्लिम को फॉलो नहीं, मतलब अलाउ नहीं करेंगे। कुछ जगह पर ये बोला जा रहा है कि कुछ लोग जो कि इंडिया के अंदर लेटर ऑन आए हुए हैं उनको हम इंडिया से बाहर निकाल देंगे, उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे, राइट। फिर अगर आप देखो तो काउ विजिलेंटिज्म जो है, राइट, काउ स्लॉटरिंग के ऊपर जो बहुत सारा विजिलेंटिज्म चल रहा है, काफी सारा प्रॉब्लम्स, वायलेंस चल रहा है, ये सब चीज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ये सब चीजें हम क्या ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा आग देने की कोशिश कर रही है, राइट। अभी हमारे यहाँ पर जो अलग अलग तरीके के जो प्रॉब्लम्स इमर्ज हो गई हैं, जैसे कि अगर आप व्यू पॉइंट देखेंगे, सो देर हैज ग्रोन डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस इन इंडिया। अलग अलग तरीके की क्लासेस इमर्ज हो गई हैं। कोई क्लास किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फॉलो कर रही है, कोई और दूसरी कोई किसी और को कर रही है, राइट। यहाँ पर अलग अलग तरीके के आप देखो तो ग्रुप्स बनते जा रहे हैं, ग्रुपिज्म होते जा रहे हैं। ये सब भी तो काइंड ऑफ हमारे मेजॉरिटी माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट का ही पार्ट है, राइट। इस तरीके से अगर आप देखो तो हमारे इंडिया का जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो काइंड ऑफ खतरे में आ गया है। हमारा मल्टीकल्चरलिज्म यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। इसी चीज को सॉल्व आउट करने के लिए हमने एनसीएम यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी नाम की एक बॉडी बनाई, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, आफ्टर ऑल किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहली चीज तो हमने जैसा हमेशा डिस्कस किया है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का सबसे पहला काम क्या होगा कि अगर किसी भी तरीके का राइट्स वायलेशन हो रहा है माइनॉरिटीज का, उसके अगेंस्ट आवाज उठाने का, इंक्वायरी करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का पावर किसके पास है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के पास, ठीक है। सेकंड चीज, अगर किसी भी तरीके से हम इस वायलेशन को रोक सकते हैं, राइट, अगर हम माइनॉरिटीज को कोई पर्टिकुलर राइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको सेफगार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके बारे में रिकमेंडेशन का जो पावर है वो किसके पास है, ये भी इनके पास है, ये भी यानी कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है उनके पास है। थर्ड चीज, क्या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, पार्लियामेंट का हो, कॉन्स्टिट्यूशन का हो, उसको प्रॉपर्ली चेक करना कि कहीं वो एंटी माइनॉरिटी तो नहीं है, इसलिए ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चीज, अगर कोई भी लॉ माइनॉरिटी कमीशन सजेस्ट कर रहा है तो उस लॉ के ऊपर प्रोग्रेस क्या है, कितना काम अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, इस चीज को प्रॉपर्ली चेकआउट करना, ये भी तो ऑब्वियसली नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का ही मेन काम है, राइट। ये चीज भी काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। अब देखिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो और क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो कि मतलब और क्या क्या है जो कि फंक्शंस हम इसे कह सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन अगर अपनी कंप्लेन लेकर आएगा इसके पास, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के पास, तो उस कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, जो कुछ भी चाहिए वो सब भी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी ही करेगा। फिर जैसा हमने पिछले बारे में एनएचआरसी में बात की थी, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि माइनॉरिटी को प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड करने के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस का जो कंसेप्ट है वो भी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी करेगा। फिर साथ ही साथ जो भी ये चीजें कर रहा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि इसको ईयरली रिपोर्ट्स प्रोवाइड करना पड़ता है प्रेसिडेंट को, राइट। जो भी हमारे यूनियन गवर्नमेंट है उनको रिपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, ये शो करते हुए कि आफ्टर ऑल माइनॉरिटी की पोजीशन किस तरीके से स्ट्रेंथन हुई है या फिर किस तरीके से वीकन हुई है। सो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके के फंक्शन समझा सकते हैं। इस फंक्शन के थ्रू एक्चुअली हमने ये समझाने की कोशिश की कि आफ्टर ऑल हमारा एनसीएम जो है वो पूरी तरीके से इक्विप्ड है आने वाले इमर्जिंग चैलेंजेस के लिए। जो भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट अब हमारे यहाँ पे हो रहा है उन सबको सॉल्व आउट करने के लिए, उन सबको से डील करने के लिए जो हमारा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है वो पूरी तरीके से मतलब सक्षम है, ठीक है, कैपेबल है। सेकंड चीज, अब हमारे क्वेश्चन में आपको याद होगा एक रीसेंट स्टेप्स की बात करते हैं। रीसेंट स्टेप्स मतलब कि पूछता है कि एग्जैक्टली क्या स्टेप्स रीसेंट टाइम्स में लिए गए हैं। तो देखो, पहली चीज तो आपको जब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के बारे में आप बता रहे हैं, सो यू डोंट नीड टू पिन पॉइंट थिंग्स। जब भी आप रीसेंट स्टेप्स बताएंगे तो आप तो लार्जर इंटरेस्ट में बता सकते हैं कि एग्जैक्टली माइनॉरिटी के लिए क्या किया गया है। देखो, आप एक आध यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो जो कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल हो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए क्या किया गया है, बट उस चीज को थोड़ा अवॉइड करना ही ठीक होगा। आप ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ा सा लार्जर पिक्चर में बताना। जैसे आप ये बताना कि जितने भी वायलेंस वाले एरियाज होते हैं, जितने भी डिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं, वहां पर जो एनसीएम होता है वो जाता है, उस इलाके का जायजा लेता है, उस इलाके को प्रॉपर्ली चेकआउट करता है और वहां पर जो भी प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है विद अलग अलग स्टेक होल्डर्स। उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, जो भी विक्टिम्स वगैरह होते हैं, सिचुएशन को सॉल्व आउट करने की कोशिश करता है, और माइनॉरिटीज की जो भी वहां पर राइट्स की डिमांड होती है उस चीज को अपलिफ्ट करने में, उस चीज को रेस करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहली चीज तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, मतलब अभी के टाइम में रिसेंट स्टेप्स यही हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हुए हैं। सेकंड चीज
क्या हम ये कह सकते हैं कि देखो 2011 में एक कम्युनल डिस्टर्बेंस हुआ था भरतपुर में। भरतपुर जो कि असम के गवर्नमेंट के पास में हुआ था, ठीक है, मतलब असम के स्टेट के पास हुआ था, जहां पर देखिए भरतपुर में जो प्रॉब्लम हुई थी उसके कारण नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी ने अपना एक बैच जो है वो वहां पर भरतपुर यानी कि असम में भेजा था, ठीक है, और वहां पर बोडोस जो बोडो ग्रुप रहती है वर्सेस मुस्लिम्स, इसके बीच में एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जो रिकमेंडेशंस वगैरह हो सकते थे उन सबको गवर्नमेंट को देने का काम किसने किया? ये सभी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी ने किया। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप जो हैं जो कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में रहती है, उन तक हुनर हाट को पहुंचाना। हुनर हाट मतलब कि उन वो लोग, देखो जो ट्राइबल लोग हैं, जो भी माइनॉरिटी लोग हैं, उनको जो भी चीजें बनानी आती है, फिर जो भी उनका स्किल है, उस स्किल को प्रॉपरली मार्केट तक पहुंचाना, उस चीजों को बेचना, इन सब की जिम्मेदारी भी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी ने मतलब अपने ऊपर ली, और उन चीजों को उन लोगों को बेसिकली इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करना स्टार्ट किया, इकोनॉमिकली एम्पावर करना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि क्या क्या रीजन स्टेप्स नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी जो है अभी के टाइम में ले रहे हैं। सो ओवरऑल जब आप अपने आंसर को एंड करने जाएंगे उससे पहले आपको यह बताना होगा कि आपको क्या लगता है कि क्या जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी है वो एक इफेक्टिव बॉडी है, क्या उसके प्रॉब्लम्स अभी भी काफी ज्यादा हैं, क्या अभी भी इफेक्टिव नहीं है, तो क्या है ये सब चीजें हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए आप यहां पर ये बता सकते हैं कि जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज है अभी भी उसके अंदर कुछ वीकनेसेस तो डेफिनेटली प्रेजेंट है, मतलब कुछ चीजें हैं जहां पर अभी हम इसको और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज तो सजेशन देखो, हम यहाँ पर सजेशंस बता रहे हैं क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये बता सकते हो कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी को सबसे पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तभी उसकी जो भी रिपोर्ट्स होंगी, उसकी जो भी फाइंडिंग्स होंगी, वो गवर्नमेंट उसको सीरियस लेना स्टार्ट करेगी। जब तक उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है तब तक ऑब्वियसली उसके पास प्रॉपर टीथ नहीं होगा, मतलब अपनी चीजों को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करा सकती। सेकेंड चीज देखो, एनएचआरसी के पास एक पावर है, एनएचआरसी के पास एक पावर था जो शायद हमने पिछले में डिस्कस नहीं किया। एनएचआरसी ये बोलता है कि जब भी एक पर्टिकुलर पर्सन ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करेगा तो भले ही जितना मर्जी बड़ा ऑफिसर हो, एनएचआरसी उसको समन कर सकता है, मतलब कि उसको बुला सकता है अपने ऑफिस के अंदर पूछताछ के लिए। सेम तरीके की पावर से यहाँ पर एनसीएम को देनी होगी, जहां पर आपको समनिंग की पावर देनी होगी, मतलब किसी भी ऑफिशियल को बुला सकता है, बुला सके और उससे पूछताछ कर सके। ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड चीज देखिए, जब भी एनसीएम की मीटिंग्स होती है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी की मीटिंग्स होती है, तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो उस मीटिंग को अटेंड ही नहीं करते हैं, बिकॉज वो इस चीज को सीरियस नहीं लेते हैं, राइट। तो इस चीज के अगेंस्ट एक लॉ बनना चाहिए। इस चीज में एनसीएम के पास इतनी पावर्स होनी चाहिए कि अगर कोई भी ऑफिसर इसकी हियरिंग को अटेंड नहीं कर रहा है या फिर किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर हमें उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकें, नेग्लिजेंस का उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकें, उसकी ड्यूटी को मतलब ना करने के जुल्म में उसको हम कोई पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकें, राइट। पॉइंट इज हम एक ऐसा एग्जांपल सेट कर सकें कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज को भी सीरियस लिया जाए, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। फाइनली जब आप अपने आंसर को एंड करने चाहेंगे, कंक्लूड करने चाहेंगे, तो आप बताएंगे कि भारत जो है एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी तो है ही, बट भारत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसकी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे माइनॉरिटीज को प्रॉपर एक यूनाइटेड सेंस फील कराना, ठीक है। देखो माइनॉरिटी को माइनॉरिटी पहली चीज तो मानना ही नहीं चाहिए, बिकॉज माइनॉरिटीज आर ऑल्सो सिटीजन्स, they are also human beings, so the point is they should have equal rights as of others। जो किसी और के पास राइट्स है वही राइट्स इनके पास होने चाहिए। सो इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमने नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी बनाया है तो इस पर्टिकुलर बॉडी को हमें पूरी तरीके से सही साबित करना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ हमने बॉडी बना लिया, हम छोड़ दिया, बिकॉज एनसीएम जो है एक गार्जियन की तरह काम करता है, एक लाइट हाउस की तरह काम करता है। तो हमें इस चीज को रिस्पेक्ट करना होगा कि वो ह्यूमन राइट्स की माइनॉरिटी को मतलब माइनॉरिटी की ह्यूमन राइट्स को प्रॉपर्ली अपलिफ्ट करे, उसको बेटर बनाने में काम करे। तो जो भी हमने स्टेप्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं उन सारे के सारे स्टेप्स को इस चीज के अंदर लाना होगा, तभी जाकर हम माइनॉरिटी के कमीशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे और ज्यादा पावरफुल बना पाएंगे, राइट। सो इस तरीके से आप अपने आंसर को एक पॉजिटिव नोट पर, एक सजेस्टिव नोट पर एंड कर सकते हैं, जहां पर आपने जाते जाते हुए एक बढ़िया सोल्यूशन दिया है। आफ्टर ऑल एनएचआरसी को जो हमारा एनसीएम है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी है, उसको और बेहतरीन किस तरीके से बनाया जा सकता है। सो आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आप प्रॉपर्ली समझ गए। दोनों ही क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस वीडियो वाज समवॉट बेनिफिशियल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।